Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. और हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल जान लिया है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हम उसके प्रिंसिपल्स हमने जान लिए हैं, उसकी कॉस्ट हमने, उसके फैक्टर्स जान लिए हैं, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं. आज की क्लास में हम पढ़ते हैं किस तरीके से हम उसका एस्टिमेशन करते हैं न्यूमेरिकली, और कैलकुलेट कैसे करते हैं वर्किंग कैपिटल को. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है. तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, अपने पीयर्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिनसे उनको भी हेल्प मिल सके. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जब भी हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सब की वर्किंग कैपिटल एक ब्लड और कंट्रोलिंग नर्व होता है आपके बिजनेस का. क्योंकि अगर वो बिजनेस में नहीं होता तो आपके डेली टू डेली जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो आपके नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि वो ऑपरेटिंग आपकी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है, ये डेली टू डेली का जो खर्च है उसके लिए यूज़फुल होते हैं. तो अगर आपका ये जो वर्किंग कैपिटल कैपेबल नहीं होगा या उसकी शॉर्टेज होगी, उस केस में आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उसका ज़्यादा भी होना या फिर कम भी होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एक बैलेंस होना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस होता है, कितना बैलेंस होता है, हमने सब पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, तो उसके हम ज़्यादा ना चर्चा करके हम देखते हैं. देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिससे होती है, जिससे हम अपनी वर्किंग मतलब हमें इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें किसी भी फर्म के रिगार्डिंग कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, हमें कितनी रिक्वायर है वर्किंग कैपिटल किसी फर्म के लिए, वो पूरा एनालिजेशन आपको देंगे. उसके बाद आपसे कहेंगे कि इस फर्म के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको वही कैलकुलेट करना है. तो ये हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास नेट सेल्स होगा. नेट सेल्स यानी कि आपको पता है कि सेल्स में से जब हम जितने भी स्पेयर्स वगैरह लेस कर देते हैं, दिस इज व्हाट नेट सेल्स. तो आप वर्किंग कैपिटल एस नेट सेल्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं. वर्किंग कैपिटल ऑफ टोटल एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट जो भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल आपको एक छोटा सा अगर बताऊं, वैसे अभी हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, पर मैं अगर आपको बताऊं, ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होती है जहां पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का आपने मैन्युफैक्चरिंग खरीदा. ठीक है, आपने यानी कि देखो, ऑपरेटिंग साइकिल आप पढ़ के आए हो, किसी भी जो मैं आपको ऐसे नहीं वैसे समझा पाऊंगी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आप समझ पाओ तो. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कोई भी कैश जो है ना, वो आपका दोबारा से कैश कितने टाइम में बनेगा, वो उस साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. एक छोटे से में हम नेक्स्ट देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है. तो तीनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं. देखिए, अगर हम नेट सेल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अप्रोच है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये अप्रोच बनाई गई है. ये तीनों ही अप्रोच उसके लिए बनाई गई है. इस केस में क्या होता है कि आप जो भी आपकी सेल्स होती है, जो भी आपने अपनी कंपनी में सेल आउट किया है, ठीक है, और आपको पता है अगर आप सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो यानी कि आपका प्रॉफिट होगा. तो वो बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कितना सेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्किंग कैपिटल भी निकाल सकते हो. वर्किंग कैपिटल क्या है कि शॉर्ट टर्म में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बताएगा कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है. अगर आपकी सेल्स अच्छी है, आप थोड़ा सा खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि नेट सेल्स आपका डिसाइड करेगी कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होने वाली है. यानी कि नेट सेल्स जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, अच्छा मेरी इतनी सेल्स हो रही है तो इतनी मेरी वर्किंग कैपिटल में मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो. इसके ये एक अप्रोच होती है जिससे कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड कर सकते हो. तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, सबसे आप पहले आप टोटल करंट एसेट को एस्टिमेट करोगे नेट सेल्स के थ्रू. देन आप क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी को करोगे नेट सेल्स को. तो उन दोनों को आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, छोटी क्लासेस में 11th-12th में. तो वही बता रहा है कि आप सबसे पहले करंट एसेट को फाइंड करोगे, देन करंट लाइबिलिटीज को दोनों को लेस कर दोगे. दिस वुड बी द वर्किंग कैपिटल एज पर द नेट सेल्स. ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो और क्लैरिटी होगी, बस आपको मैंने समझा दिया. अब नेक्स्ट आपसे कहता है टोटल एसेट या फिक्स्ड एसेट्स के परसेंटेज पे वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है. तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये अप्रोच जो है वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए होते हैं, ये टोटल एसेट पे बेस्ड होती है. जो भी आपके फर्म की टोटल एसेट है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये जो है वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं. किस तरीके से, आपसे कह रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी कि आपने जितनी भी एसेट आपने अपनी कंपनी में रख रखी है, होल्ड कर रखी है, ठीक है, तो जो भी आपकी एसेट होगी आप वो सोचोगे कि अच्छा इस एसेट के थ्रू मैं इतनी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो वही बताता है
ये पास्ट एक्सपीरियंस को के बेसिस पे होती है, यानी कि आपने पास्ट में जितना कमाया उसके, ऑब्वियस सी बात है आप पास्ट में जितना कमाया होगा उतना आपको कैश मिला होगा, और कैश आपकी एसेट होती है, आपको पता है, ठीक है। और अगर कैश मिला होगा, फिक्स्ड एसेट की बात करें तो अगर आपने कैश कमाया होगा तो आपने उसे फिक्स्ड एसेट में लगाया होगा, तो वो बताता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ये वाली जो आपकी अप्रोच है वो आपके पास्ट बेसिस पे डिपेंड करती है। तो ये कहता है रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल करंट एसेट, वर्किंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। अब मैंने आपको बताया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल है ये, तो ये तो आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट के बेसिस पे। और लास्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग साइकिल। इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट एक बार आप जरूर खुद से भी रीड करोगे, पहले तो मैं इसको पूरा अच्छे से करवाऊंगी, देन आप लोग इसे खुद से भी एक बार रीड आउट करना, ठीक है। आपसे क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। देखो मैं आपको एक बार ऑपरेटिंग साइकिल बताती हूँ। अगर तो ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होता है जहाँ पे आपने कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, अब वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया यानी कि आप किसी चीज़ का रॉ मटेरियल खरीद कर, रॉ मटेरियल उसके बाद आपका WIP में जाएगा, नहीं वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, देन वर्किंग प्रोग्रेस के बाद वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो भी होंगे, देन आपके पास दूसरे किसी भी प्रोडक्शन में जाएगा, तब आपके पास वो प्रोडक्ट बन के आएगा, उसके बाद वो आपके पास सेल में जाएगा। तो जब वो प्रॉफिट आपके पास आता है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट, मतलब जब आपके पास मिलता है, उसको हम कहते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ कैश में आपको मिल रहा है वो एज अ प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने पैसा लगाया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें से आपको कितने टाइम बाद, पूरे प्रोसेस के बाद, जो आपका जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होकर आपको कैश कब मिल रहा है, प्रॉफिट कब मिल रहा है, उस पूरे साइकिल को ही हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपसे कहता है करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। तो करंट एसेट में आपके कैश, बैंक बैलेंस आते हैं, रॉ मटेरियल जो है इन्वेंट्री, उनकी रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की, सब कुछ आपके करंट एसेट में आते हैं। अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारे वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं, तो आपके वो आपके डेटर्स भी करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है। अगर आपसे किसी ने उस पर सामान लिया है उधारी पे, और अगर आपने किसी से सामान उधारी पे लिया, दिस इज व्हाट करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री की हमें इन्वेंट्री के, WIP के सब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कुछ फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होते हैं जब आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते हो, और मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल बता ही दिया है। और ये बात ना कई बार ये एग्जाम में ना ऐसे न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट में पूछ लिया जाता है कौन से फैक्टर रिक्वायर होते हैं जब हम लोग वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर रहे होता है। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछ के वो डायरेक्टली आपसे ये वाला थ्योरी पार्ट पूछ लेता है, तो इसको भी आप करके जाइएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। सबसे पहले कहता है टोटल कॉस्ट चाहिए होती है मटेरियल पे, जितना खर्चा आप मटेरियल पे, अभी आपको क्वेश्चन देखोगे आपको सब कुछ गिवन होगा, ओवरहेड गिवन होगा, वेजेस गिवन होगा, जितना आप खर्चा कर रहे हो मटेरियल्स पे, वेजेस पे यानी कि मटेरियल जो भी आप लगा रहे हो, वेजेस यानी कि जितना आप पे कर रहे हो, ओवरहेड यानी कि जितना और आलतू फालतू का खर्चा, ओवरहेड यानी कि काफ़ी चीज़ें बढ़ा के भी आप चीज़ें सामान लेकर आ जाते हो, उसको ओवरहेड कहते हैं। तो उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो वो एक रिक्वायर होता है। फिर कहता है कि अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो ये सब चीज़ें रिक्वायर होंगी। कहता है लेंथ ऑफ द टाइम यानी कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल का कितना टाइम लग रहा है, यानी कि इसमें कह रहा है कि कितने टाइम तक कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो ऐसे ही पड़ा है, रिमेन इन स्टोर्स, उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी आपका अफेक्ट करता है, वो भी आपको रिक्वायर है कि कितना टाइम, वो भी आपको कैलकुलेट करने में चाहिए होता है। अच्छा इतना टाइम है, इतने टाइम तक ये कोई भी 4 महीने तक कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है जो ऐसे पड़ा हुआ है अंदर पर उसका भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें कहता है लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल जितना भी प्रोडक्शन साइकिल है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहता है, आपको पता होगा। तो इसमें कहता है लेंथ ऑफ जो प्रोडक्ट साइकिल जो भी है, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस कह सकते हो, उसे जब काम हो रहा होता है तो कहता है जो टाइम लिया है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनने में, इसको ये भी आपको यहाँ पे देखना कितना टाइम लिया है। एवरेज पीरियड आपको देखना होता है कि कितना आपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ किया है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्रेडिट अलाउ वाला, तो उसमें रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में सब गिवन होगा, इतने टाइम तक क्रेडिटर्स को हमने अलाउ किया है, या मतलब क्रेडिट इतने टाइम तक हमें क्रेडिट मिला है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स ने हमको दिया है पैसा उधार पे इतने टाइम के लिए, तो ये सब आपको मेंशन होगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ कैश जो है वो डे टू डे कितना एक्सपेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना चाहिए है, कितना रिक्वायर्ड है, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका अभी सबका ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ करेंगे, किस तरीके से, डोंट वरी।
अभी पूरा इस चैप्टर में मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे फॉर्मेट क्लियर करने वाली हूँ, सारे वो करूँगी, एक आधा क्वेश्चन भी देखेंगे, कर लेंगे अगर हो पाया तो, ठीक है, टाइम लिमिट ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में तो सारे 6 के 6 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सारे के सारे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप बेसिक समझ लीजिए आज की क्लास में। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपके एवरेज अमाउंट चाहिए होगा, जो भी आपको एडवांस पे पेमेंट करने के लिए चाहिए है वो भी आपको इस क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट कहता है एवरेज क्रेडिट पीरियड, जो कि आपके सप्लायर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उन्हें अलाउ कर दो, या फिर टाइम लैग मतलब होता है गैप, टाइम लैग का मतलब होता है गैप, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिख लीजिएगा जिससे ना पता हो। तो कितना टाइम लग रहा है पेमेंट, वेजेस का पेमेंट करने में और एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में। तो ये सारी की सारी 9 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम अपना वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं। ये चीज़ें एक बार अच्छे से रीड कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया है, इसे तो रट लो, इसी पे ही पूरा चैप्टर है, इस पे आप पूरा चैप्टर करने वाले, याद रखना। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखें, नहीं चलो क्वेश्चन नहीं देखते, पहले इसे समझ लो, फॉर्मेट समझ लो, काफ़ी काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपके ऊपर आएंगे करंट एसेट, सेकंड में आएंगे करंट लायबिलिटी, और आपको ये पता है कि आपको वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करना होता है, आपको पता है। जिसे नहीं पता उसको मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस करना होता है, राइट। अब आपको निकालना कैसे, करंट एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका ट्रीटमेंट करोगे सबसे पहले ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पे निकाल के उसको रख लोगे, देन आप करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालोगे, उसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट करोगे, देन आप यहाँ पे दोनों को लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया फॉर्मेट, किस तरीके से ये होगा। अब देखिए, अब आपको आपका करंट एसेट में क्या आएगा, जो भी आपका कम से कम मिनिमम कैश बैलेंस आपको गिवन होगा। इन्वेंट्रीज में आपका क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश, ये पूरा अच्छे से याद कर लो कि हाँ ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री में ये तीनों चीज़ें आती हैं। फिर आपके पास जो भी आपने रिसीव किया होगा, आपकी करंट एसेट होगी, वो रिसीवेबल्स आ जाएगा। डेटर्स मैंने आपको बताया करंट एसेट्स होता है, BR, जब BR यानी रिसीव होगा तो आपका करंट एसेट होगा। अगर आपको BP यानी बिल्स पेबल में आएगा तो वो आपका क्या होगा, करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। अब देखिए करंट लायबिलिटी में अगर आपने क्रेडिटर्स यानी कि आपने उधार पे सामान खरीदा है तो वो आएगा। वेजेस अगर क्रेडिटर्स पे है तो वो आएगा। ओवरहेड है खर्चा, और हमें मतलब खरीद लिया है, हमने ज़्यादा स्टॉक कर लिया था बट अब हमने उसका पैसा नहीं दिया है, उसका भी खर्चा इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई BP है पेमेंट करना है तो वो आएगा, कोई अदर क्रेडिटर्स है वो आएंगे, इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे करंट एसेट का, उस करंट लायबिलिटीज का, और दोनों को लेस कर दोगे, दिस वुड बी द नेट वर्किंग। हाँ, उसके बाद आपके पास तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सेफ्टी मार्जिन ये रख दो तो आपको ऐड करना, नहीं दे रखा होगा तो नो इशू, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा। ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न करो, रट लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार अच्छे से समझ लो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी बात पे क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके जितने डाउट्स होंगे उस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन है हमारे, बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन ना 10 मार्क्स में आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। 10 मार्क्स के अंदर तो मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहती कि छूटे, कि अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप तुरंत के तुरंत इसको निपटा दो, 10 मार्क्स अपनी जेब में रखो। तो इस वजह से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, और किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। एवरेजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एवरेज बेस पे किस तरीके से इन्वेंट्री कैलकुलेट होता है, रॉ मटेरियल कैसे होता है, वो सब इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे सुपर इजी क्वेश्चन से। दिस वुड बी द XY लिमिटेड, कोई भी कंपनी है, उसने कहा है कि आपको सबसे पहले ना, मैं ऑलरेडी आपको हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, और आप जब भी क्वेश्चन किया करो सबसे पहले ये देखा करो कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो उसी हिसाब से आप अपनी जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए, क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करो कि करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको कैलकुलेट करनी है। अब करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैलकुलेट नहीं करनी है, तो आपको पूरा का पूरा वो बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जो अभी हम फॉर्मेट देख के आए, बहुत सिंपल आपको यहाँ पे एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि कितने टाइम में वो आपको कैश जो है वो मिलेगा, वो उसकी पूरी साइकिल, उसका प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कि डेटा आपको दे रखा है एवरेज वर्किंग साइकिल का, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है। आपसे कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक टर्नओवर 20 दिनों में, 20 दिन मतलब देखियो, अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे, उसके अंदर 20 दिन का तो रॉ मटेरियल होगा, फिर क्रेडिट आपको रिसीव होगा 40 दिन के अंदर, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का टर्नओवर 15 दिन में होगा, उसके बाद फिनिश गुड्स का जो स्टॉक टर्नओवर 40 दिन में होगा, उसके बाद डेटर से हम पैसा 60 दिन में लेंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पे कह रहा है
एवरेज टू एवरेज आपको 95 डेज के अंदर यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट यानी कि चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब इसमें कहता है आपको गिवन क्या है, आपकी सेल्स इतनी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये लगा, परचेज आपका ये हुआ, एवरेज ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपसे कह रहा है वर्किंग कैपिटल निकालो, सिंपल है। अब इसके अंदर हमें निकालना कैसे होता है, जब भी आपको कहेगा, वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी आता नहीं है, क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश आता है कि पूरा आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ, मतलब पूरा का पूरा टेबल बनाने वाला, बट ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस केसेस में क्या क्या निकालेंगे, रॉ मटेरियल निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब भी ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं तो हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, देन हमें WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस चाहिए होता है, फिर फिनिश्ड गुड्स चाहिए होता है, क्रेडिटर्स और डेटर्स, हमारे इन चारों से ये बातचीत होती है, सिंपल है, ठीक है, 5 से। अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज रॉ मटेरियल जो भी होगा और जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा होगा, ये आप फॉर्मूला याद रखिए। रॉ मटेरियल किस पे निकलेगा, जितना कंज्यूम कर रहे होंगे लोग, और 365 यानी कि वो हमेशा 365 रहेगा क्योंकि डेज की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम जब भी देखिए हर एक, अब जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसके नीचे प्रोडक्शन आ गया, अब इससे रिलेशन जो जिसका होगा, यानी कि रॉ मटेरियल किससे रिलेटेड होगा, कच्चा माल किससे रिलेटेड आएगा, जितना लोग कंज्यूम करेंगे, तो इससे यहाँ पे कंजम्पशन के बेसिस पे रॉ मटेरियल चलता है। इसे आप याद कर लीजिए, जब भी हम एवरेज रॉ मटेरियल निकालेंगे तो उसके अपॉन में हमारा जितना कंजप्शन है उसको हम रखेंगे, राइट। अब इसके अंदर आपसे क्या कहता है कि एवरेज रॉ मटेरियल आपके पास कितना है, एवरेज रॉ मटेरियल आपको गिवन है, वेट फॉर अ व्हाइल, यस आपके पास गिवन है आपको, हाँ ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल आपके पास कितना गिवन है, 80 रुपीज़, और आपसे कह रहा है परचेज आपकी 600 है, यानी कि जितना परचेज करोगे इतना, यहाँ पे अभी कंजप्शन हमें अलग से नहीं दे रखा है, तो जब आपको कंजप्शन अलग से ना दिया हो तो आप ये समझ जाइए कि जितना लोग परचेज कर रहे होंगे उतना ही लोग कंज्यूम कर रहे होंगे। बहुत सिंपल है क्योंकि आपको कंजप्शन गिवन नहीं है, तो आप सीधा लगाएंगे 365, और ये आपका 49 डेज के अंदर आपका रॉ मटेरियल जो है वो एक ऑपरेटिंग साइकिल में 49 डेज के अंदर आपका रॉ मटेरियल बनेगा। फिर आपसे वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहता है, वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज निकालने के, एवरेज में वर्क इन प्रोग्रेस रखेंगे, अपॉन में आपसे एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस का रिलेशन किससे है, प्रोडक्शन से, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही वर्क इन प्रोग्रेस जल्दी जल्दी चलेगा, तो यही कहते हैं कि एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है 2100 रुपये, और आपको WIP भी गिवन है एवरेज का 85, दोनों को डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस वुड बी 15 डेज आपके लगेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर आपसे क्या कहता है कि फिनिश गुड्स आप किस बेस पे निकालोगे, फिनिश गुड्स तो आपका COGS पे निकलता है, नहीं कितना भी कितना भी गुड्स जो है वो हम सोल्ड कर रहे हैं, उसी के भी यहाँ पे जितना फिनिश गुड्स आपका स्टॉक होगा, फिनिश्ड गुड्स हो गए, तो आप सोल्ड ही तो करोगे, तो उस किससे रिलेशन है उसका, गुड्स सोल्ड से रिलेशन, तो एवरेज फिनिश्ड ऑफ गुड्स स्टॉक अपॉन में एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास फिनिश्ड इसका दे रखा है 180, और आपके पास इसका गुड्स सोल्ड का आपको भी इसका भी गिवन है, आई गेस गुड्स सोल्ड का आपको, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है, दिस वुड बी वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा, कितना हमने बेचा है, तो ये कह रहा है कि जितना प्रोडक्शन हमने किया होगा उतना ही हमने बेचा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अजम्पशन भी होती है यहाँ पे आपको, जैसे कि गिवन नहीं है कि कितना हमने COGS, कितना हमने सामान बेचा है, तो इसमें हम अजम्पशन मानेंगे कि हाँ जितना हमने प्रोडक्शन किया होगा उतना ही हमने यहाँ पे बेचा भी होगा। ये बहुत बेसिक है, आपको गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पे इसे लेना पड़ेगा। अब डेटर्स के अंदर क्या होगा कि डेटर्स से किसका रिलेशन होगा, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, राइट। तो जिनसे हमें पैसा लेना होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं, और पैसा कब लेंगे हम, जब हमने उधार पे हमने सामान लोगों को दिया होगा तभी तो हम पैसा रिसीव करेंगे। आपने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको कि डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, ठीक है। तो जब हमें देना होगा तो हमने परचेज किया होगा तभी हमें पैसा देना होगा, तो एवरेज क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, और डेटर्स किससे रिलेटेड होंगे, जो हमने क्रेडिट पे सामान दिया है, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सारी दोनों चीजें ही गिवन है, एवरेज डेटर्स आपको गिवन है 350, और आपके पास क्रेडिट सेल्स आपने कितनी की है, क्या ये आपको गिवन है, आपको गिवन क्रेडिट सेल्स नहीं है तो आप सेल्स ही मान के चलोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन है या कैश सेल्स कुछ भी। अगर यहाँ पे सेल्स गिवन होती है, कैश, एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपको यहाँ पे सेल्स गिवन है, ठीक है, आपके पास कैश सेल्स भी गिवन होती है, तो आप क्या करते, कैश सेल्स में से
कैश सेल्स को लेस कर देते आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाते, बट यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप सेल्स को ही मान के चलोगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, एवरेज क्रेडिटर्स 9, और अगर आपको एवरेज ना दे रखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स देखो, तो आपको पता है किस तरीके से एवरेज निकालना होता है, ये तो आपको पता है, दोनों को प्लस करके आप 1/2 कर दोगे, दिस वुड बी व्हाट एवरेज क्रेडिटर्स। सिंपल है, बहुत बेसिक मैथ्स है। तो उसके बाद आपसे कहता है कि ट्रेड परचेज आपको दे रखी है 600 रुपये, और यहाँ पे आपको ट्रेड परचेज नहीं गिवन है तो आप परचेज मान के करोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल था। तो सारे के सारे डेज को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 83 डेज। तो आपको आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे, हाँ आप ये क्रेडिटर्स वाले को लेस करोगे बिकॉज ऑफ हमें पेमेंट करनी है ना। बाकी देखो डेटर से हमारे पास पैसा आएगा, WIP से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिनिश्ड गुड्स हो गए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे पास रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट जो क्रेडिटर से हमें से पेमेंट करना है तो दिस वुड बी व्हाट, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमने ऑपरेटिंग साइकिल निकाला है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये सारी हमारी एसेट होती है क्योंकि इन्वेंट्री का पार्ट है और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, इस वजह से हमने इसको लेस कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज ही क्लास में मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया और यहाँ पे ना इसके कमेंट दे रखी है, या पढ़ लेना अच्छे से, बहुत अच्छा है। हाँ, इसके अंदर कमेंट क्या गिवन है देखिए, ये आपको 95 डेज के अंदर बना के दे रहा था, इसका हमें कंपैरिजन तो करना, तो ये आपको 83 डेज में कह रहा है कि नेट ऑपरेटिंग जो साइकिल आपकी 83 डेज के, तो इसके अंदर कह रहा है कि XY लिमिटेड जो है वर्किंग कैपिटल बिलो द इंडस्ट्री एवरेज, लोअर इन्वेस्टमेंट, कहता है कि अगर आप लोअर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ने वाले। हाउएवर दिस पॉइंट इज शुड बी इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को रीड कर लेना, जो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा है ना, ऊपर हमने जितने पॉइंट्स यूज करे थे निकालने के लिए वो यहाँ पे बता रखा है। तो बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया, सारे मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट अच्छे से करा दिया इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप बैलेंस शीट बना रहे होगे, रिक्वायरमेंट बना रहे होगे, कितने वर्किंग चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह, ये चीज़ें वो वाले क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में। मैं आपको एक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ एक क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा वर्किंग कैपिटल बोलेगा। वैसे कभी इतना नहीं बोलता कि बैलेंस शीट वगैरह बनाओ इतने इस लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे ये सब तो नहीं बोलेगा, प्रॉफिट और लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बट आपको ये वाली चीज़ तो पक्की आनी ही है, ये वाली स्टेटमेंट कि क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट की, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ये बना लोगे तो वर्किंग कैपिटल में तो सिर्फ पोस्टिंग करने, और सॉरी प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट में तो पोस्टिंग करनी है खाली, कोई दिक्कत है। तो हम इन क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके सारे के सारे दिमाग के तार खुल जाने वाले, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स भी हैं इनके अंदर। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को क्लियर लगी होगी, अच्छे से समझ में आएगी, हेल्पफुल होगी और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। दिस इज माई विश, और आई होप आपको अच्छे से अगर क्लियर हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।